एक कहावत है कि प्यासे होने से पहले ही अपनी कुआं खोद लेनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में जिसे लोगों के प्यास की चिंता होनी चाहिए वो अपनी प्यास बुझाने में लगे रहे। चुनाव की प्यास, चुनाव में जनता से वोट की प्यास। पिछले बीते कुछ सप्ताह से हमारा देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, ऐसा स्थिति पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा भयावह दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। हॉस्पिटल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होने पर पेशेंट घुट घुट कर मर रहे हैं। पिछले सप्ताह पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होने पर दम घुटने से हज़ारों पेशेंट की जान जा चुकी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो इस वक्त स्थिति है, इसका मुख्य वजह क्या है? कोविड-19 के केसेस का इतना ज़्यादा बढ़ना, या ऑक्सीजन की कमी होना, या लोगों की लापरवाही, या सरकार की नाकामयाबी? पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में भारत से दोगुना मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया गया है। मतलब अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच पूरी दुनिया भर में भारत से 9,301 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया गया, भेजा गया है। जबकि इसके पिछले वित्तीय वर्ष सिर्फ 4,502 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया गया था। कोविड-19 की पहली लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग प्रतिदिन 700 मेट्रिक टन से बढ़कर 2800 मेट्रिक टन हो गया था। लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर में यह 2800 से बढ़कर प्रतिदिन 5000 मेट्रिक टन हो गया। सिर्फ अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। काफ़ी लोग ऑक्सीजन एक्सपोर्ट को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे भारत भर में रोज़ दिन 7000 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा लिक्विड ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। तो अभी जो ऑक्सीजन को लेकर इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है हमारे भारत में, इसके पीछे सिर्फ एक्सपोर्ट एक वजह नहीं है, बल्कि कई अलग अलग वजह है। फरवरी से ही महाराष्ट्र में कोविड-19 का संक्रमण तेज होने के बाद पूरे भारत भर में मेडिकल ऑक्सीजन का डिमांड आसमान छूने लगा था। और जब मार्च में कोविड-19 का दूसरा लहर इतने रफ्तार से आया, इसके बाद से स्थिति और भी बदतर होता गया। इतने पहले से ही डॉक्टर्स कहते आ रहे थे कि कोविड-19 के पेशेंट में सांस लेने की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, लेकिन उस समय कोई सुनने वाला नहीं था या किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हवा तो हर जगह है, फिर इसकी कमी से लोग कैसे मर रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान के शरीर में जिस हवा की ज़रूरत होती है उसमें 3 मेन एलिमेंट्स होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक कोविड-19 पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने की वजह से हवा में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पेशेंट को जिस मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे एयर सेपरेशन यूनिट ASU प्लांट में हवा के एलिमेंट से अलग किया जाता है। हवा के एलिमेंट्स को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ होता है, जिसमें एलिमेंट्स को ठंडा करके उसे लिक्विड स्टेट में लाया जाता है। फिर उससे लिक्विड ऑक्सीजन को निकाला जाता है, उसे अलग किया जाता है। इसके बाद उसे या तो डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू या फिर कंटेनर के थ्रू, जैसे कि एल्युमिनियम कंटेनर, एल्युमिनियम सिलेंडर, इसके थ्रू भेजा जाता है। या फिर अगर ज़्यादा मात्रा में भेजना हो तो क्रायोजेनिक कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त जो देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है, इसका 2 मुख्य वजह है। पहला कि जितना ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इस वक्त ऑक्सीजन का मांग इतना ज़्यादा है कि उतना प्रोड्यूस कर पाना क्षमता से बाहर है। और दूसरा वजह है, जिस जगह पे इस वक्त ऑक्सीजन की कमी है उस जगह पे सही समय से पहुंच नहीं पा रहा है। अब ये दोनों ही वजह के पीछे का क्या कारण है ये आप खुद सोच सकते हैं। इतने समय से जब चेताया जा रहा था कि आगे क्या स्थिति होने वाली है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति कितनी बदतर हो सकती है, सब कुछ पता होने के बाद भी सरकार किस गदह पचीसी में मशगूल थी, ये समझ से बाहर है। हॉस्पिटल्स में बेड की इतनी ज़्यादा किल्लत होने की वजह से कुछ लोग एम्बुलेंस में, कुछ लोग अपने घर में और कुछ लोग हॉस्पिटल्स के बाहर रोड पर अपना इलाज करवा रहे हैं। ऑक्सीजन का मांग इतना ज़्यादा बढ़ने पर कोई नियम ना होने की वजह से इसका दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं है, उनके पास घुट घुट के मरने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। पूरे भारत भर में इस वक्त लगभग 7000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन 4 दिन पहले का रिपोर्ट है पूरे भारत से लगभग 8000 से भी ज़्यादा मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का मांग किया जा रहा था। और ये रोज़ दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस कंपनी में ऑक्सीजन तैयार किया जाता है वहाँ से स्पेशल क्रायोजेनिक टैंकर से, जो कि -180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए सैकड़ों किलोमीटर्स की दूरी तय करके एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचता है। इसमें लगभग 5 से 10 घंटे का समय लगता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदल के फाइनली हॉस्पिटल में भेजा जाता है। कुछ स्टॉक लोकल वेंडर्स के पास भी बेचा जाता है, जो कि घरेलू पेशेंट को सप्लाई करते हैं। इस वक्त ऑक्सीजन की जमाखोरी और दाम बढ़ने का भी बहुत मामला सामने आ रहा है। काफ़ी पेशेंट के घर वाले, खासकर
जिन पेशेंट की उम्र ज़्यादा है वो घबराहट में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसनट्रेटर को जमा करके रखने लगे हैं। जो कस्टमर 1 महीने के लिए ये सब रेंट पे लेते हैं, ज़रूरत ख़त्म होने के बाद वो 1 महीने से पहले लौटाते तक नहीं है। एक 100 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि 4500 से 5000 का मिलता था, वो अब 8000 से भी ज़्यादा का मिलता है। इसे दोबारा भरने का दाम, इसे रिफ़िल करने का दाम जो कि 150 से 250 था, वो अब 500 से 800 हो चुका है। एक 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो कि 2 महीने पहले 45 से 50,000 तक का मिलता था, वो अब 80 से 90,000 तक का मिलता है। इसे 1 महीने का रेंट, जो 1 महीने का रेंट इसका 5,000 से बढ़कर 10 से 20,000 हो चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है मेडिकल ऑक्सीजन का हॉस्पिटल सही समय पर ना पहुँच पाना। जो ऑक्सीजन मौजूद है वो भी सही समय से नहीं पहुँच पा रहा है। कुछ टैंकर्स को दिल्ली पहुँचने के लिए हज़ारों किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ता है, और इस गैस के ख़तरनाक होने की वजह से इसे सिर्फ स्पेशल टैंकर्स में ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और ये टैंकर्स ज़्यादा रफ्तार से भी नहीं चल सकता है। इस वक्त सिर्फ टैंकर्स ही नहीं बल्कि सिलेंडर की भी कमी पड़ गई है। मांग इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ना तो उतना टैंकर है और ना ही सिलेंडर। इस क्राइसिस को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे और एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टाटा ग्रुप के द्वारा 24 नए स्पेशल कंटेनर्स इंपोर्ट किया जा रहा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और सरकार के तरफ से नाइट्रोजन टैंकर्स और आर्गन टैंकर्स को ऑक्सीजन टैंकर्स की तरह इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है। ये सब के बाद भी रोज़ दिन के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन दोनों ही बहुत जल्दी सही करना होगा, वरना आने वाला स्थिति और भी बदतर हो सकता है। इस क्राइसिस को लेकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपील किया गया, जिसके बाद कई देश सहायता के लिए सामने आती है। सबसे पहले सिंगापुर से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 4 क्रायोजेनिक टैंक इंपोर्ट किया गया। सऊदी अरबिया की तरफ से भी 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजने का वादा किया गया है। ये सब के बीच यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन के द्वारा भी मदद करने का वादा किया गया है। ऑक्सीजन शॉर्टेज से निपटने के लिए हॉस्पिटल्स खुद से भी ऑक्सीजन जनरेट कर सकती है, जो कि आमतौर पर प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन PSA के द्वारा किया जाता है। इसमें गैस को कंसनट्रेट करके उसे अलग किया जाता है। इस ऑक्सीजन की क्वालिटी ACU वाले ऑक्सीजन के मुकाबले कम होती है, लेकिन इतना प्योर होता है कि उसे हॉस्पिटल में यूज किया जा सके। हॉस्पिटल में या उसके आसपास ऑक्सीजन बनाने का फ़ायदा ये है कि जितना ऑक्सीजन सिलेंडर में स्टोर करके हॉस्पिटल रख सकती है, उससे ज़्यादा का सप्लाई मिल जाता है। कोविड-19 की पहली लहर के शुरू होने के बाद सरकारी अस्पतालों के लिए भारत सरकार के द्वारा 162 PSA प्लांट बैठाने के लिए बोली लगाया गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देने में सरकार को 8 महीने का समय लग गया। 8 महीने का समय, और अभी तक पूरे भारत भर के 15 राज्यों में सिर्फ 33 PSA प्लांट बैठाया गया है। 33 PSA प्लांट, 33 आउट ऑफ 162, और उसमें से भी, उस 33 में से भी अभी तक सारा चालू नहीं हुआ है, सारा प्लांट चालू नहीं है अभी तक। यही काम अगर समय से पहले हो गया होता या फिर हालात देखते हुए जल्दी हो गया होता, तो देन आई एम श्योर इतनी बुरी स्थिति, ये जो भयावह स्थिति इस वक्त बना हुआ है, इतना भयावह स्थिति अभी तक ये नहीं होता। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि ये सब के पीछे सिर्फ केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकता है, राज्य सरकार भी होनी चाहिए। तो ये सवाल कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है वो मुझे पता है। परेशानी सिर्फ ऐसे सवाल से नहीं है, परेशानी इस बात से है कि लोग सवाल पूछकर जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जवाब सुनने के लिए सवाल करते भी नहीं हैं, और जवाब सुनकर मिर्ची भी ज़्यादा लग सकता है, तो ये भी एक तरह का परेशानी है। और ऐसे सवाल खुद से दिमाग में आता भी नहीं है, बल्कि किसी मूर्खाधिराज के द्वारा खुलेआम किए गए झूठे दावों से ये अपना सवाल बनाते हैं। और ये दावा कौन करता है ये भी आप सभी को पता है। खैर, भूमिका बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस सवाल का जवाब सुन लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों को इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए जो मौजूदा सरकारी प्रणाली है इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी अपने दिव्य ज्ञान से भरा दावा करने से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के शुरू होने पर लॉकडाउन लगाने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा कई निर्णय लिया गया। इसी में से एक निर्णय था 2 अप्रैल 2020 को केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक सर्कुलर। इस सर्कुलर के जरिए राज्य सरकार को कोरोना से संबंधित दवा, N95 मास्क, PPE किट और वेंटिलेटर्स जैसे उपकरणों के खरीद फरोख्त और स्टोरेज से रोक दिया गया। इसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से इन चीज़ों के लिए निवेदन करना होगा। और इस सर्कुलर के मुताबिक
राज्य सरकार केंद्र से 15 दिनों में सिर्फ एक बार अपनी ज़रूरतों की मांग कर सकते हैं। इसके बाद एक बार फिर जब दिसंबर में वैक्सीन देने का प्रक्रिया शुरू हुआ, तब केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए राज्य सरकार पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। राज्यों के लिए सारा गाइडलाइंस केंद्र के द्वारा तय किया गया। किस राज्य को कब वैक्सीन मिलेगा, कितना वैक्सीन मिलेगा, ये सब कुछ केंद्र निर्णय करता है। रेमडेसिविर से लेकर पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, ये सब कुछ के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है। कुछ ही हफ्ता पहले केंद्र के इस कड़े नियंत्रण के खिलाफ कई राज्यों के द्वारा अपना विरोध भी दर्ज करवाया गया था। तो अब अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, तो आप उनके मुंह पे ये जवाब फेंक सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, वो भी फेंक सकते हैं, क्योंकि सवाल तो आजकल कोई कर नहीं रहा है, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। तो कम से कम आप ही सवाल कर लीजिए। खैर, अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो कोरोना की तरफ फैला सकते हैं। वायरस मत फैलाइए, अपना ख्याल रखिए, और किसी ज़रूरतमंद को आप इस वक्त किसी भी तरह से अगर मदद कर पाएँ तो ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है वो आपके लिए बहुत छोटी बात हो, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आप मदद कर पाएँ तो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।